कुछ क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मॉड्यूल में से। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल अब आप लोग इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आप लोग कमेंट कर लेंगे, क्या क्या बताएंगे। आप सबको ध्यान है कि सर सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है। और क्योंकि असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो वो एग्रीमेंट यहीं पर रह जाता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी के पार्ट्स नहीं होते हैं, लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं आ पाती है। ठीक है सर, असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो फिर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्मॉलर टर्म, नैरोअर टर्म इन कंपैरिजन टू एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं। इन सब में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो ये सब क्या होते हैं, ये जो है ये बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं माने जा सकते, बिकॉज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। बाल्फो वर्सेस बाल्फो ऐसे करके पूरा समझाना है आपको। सेकंड, ए सेंड्स एन ऑफर टू बी, ये वाला क्वेश्चन अभी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर का है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। A coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of railway station without being asked. Quasi contract, sorry, implied contract. Implied contract. ठीक है। Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner. Quasi contract. समझ में आ रहा है ना? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मुझे डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई, उठा के जैसे ही जेब में रखा आप बन गए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो आप उसके ओरिजिनल ओनर के साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे कि अब आपकी ड्यूटी हो जाएगी कि उसको वो लौटाना। A contracts with B, owner of factory, for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. बताइए ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कैसा होगा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? थर्ड वाले के लिए आप लोग बताओ मुझे। वॉइड अग्रीमेंट हो गया ना। वॉइड एग्रीमेंट होगा। करण फारिया बोल रहा है सर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। चलो इसका जवाब एक बार साइड में रखते हैं, आप लोगों का दिमाग क्या बोलता है, कुछ और बोलता है, क्या बोलता है बताइए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नीव बोल रहा है सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं मीत बोल रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, किसी और के दिमाग में क्या आता है बताओ। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट बना कि बी ए को 10 टन शक्कर सप्लाई करेगा। सप्लाई होने से पहले फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अब बताइए ये कैसा होगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कैसा होएगा? नीम मुरार का क्या होना चाहिए, वर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या कुछ और होना चाहिए? हाँ मुझे एग्रीमेंट ही लग रहा है सर। एग्रीमेंट ही लग रहा है, शुरुआत से गलत ही लग रहा है। अरे यार शक्कर सप्लाई करने में शुरुआत से क्या कोई अफीम सप्लाई करने की बात कर ली क्या उसने, ओपियम या फिर वो क्या कहते हैं नशे की गोलियां सप्लाई करने की बात कर ली क्या, जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बन रहा है? करण फारिया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वॉइड तो है, अब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, शुरुआत से गलत है, वॉइड सिंस बिगनिंग है, तब तो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। और यदि बनाया था तब सही था लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड सब्सिक्वेंटली, वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सब वॉइड सब्सिक्वेंटली हो जाता है। तो सर ये वॉइड सब्सिक्वेंटली का एग्जाम्पल है, बनाते हुए सही था, आग लगने के कारण अब इस काम को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीत वॉज राइट। हाँ, चलिए नेक्स्ट, ये अभी अपने काम का नहीं है। स्टेट वेदर देर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। बताइए पॉइंट नंबर ए,
A engages B to do certain work and remuneration to be paid as fixed by C. क्या हो रहा है? देखो क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ो. A engages B to do certain work and remuneration to be paid as fixed by C. B A के लिए काम करेगा और A B को उतना रेम्यूनरेशन देगा जितना कि C फिक्स करेगा. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बताइए. नई चीज आई है. A B के लिए काम करेगा और मैं तुझे उतना पैसा दूंगा जितना C फिक्स करेगा. क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? देगा तो ए, ठीक है, ए बी को देगा और बी ए के लिए काम करेगा और ए बी को उतना पैसा देगा जितना कि सी फिक्स करेगा. क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. कई बार होता है ना, अपन एक्सपर्ट की ओपिनियंस लेते हैं, हमारे बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन के लिए फलाने आदमी को इस कार के लिए आप वैल्यू कर दो, कितने पैसे दूं मैं इसको. कई बार कार खरीदता है ना, बी ए को कार दे रहा है, ए बोलता है जितना सी पैसा बोलेगा मैं उतना पैसा दे दूंगा आपको. सी कौन है? सर्टिफाइड वैल्यूअर है. तो क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सेकेंड, A and B promise to pay for the study of their maid's son. A and B promise to pay for the studies of their maid's son. अपनी जो घर में हेल्पर आती हैं उनकी उसके लिए, हेल्प के लिए, स्टडीज के लिए उन्होंने प्रॉमिस कर लिया टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड्स सन. क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है? सर ये कॉन्ट्रैक्ट ना है, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन ना है. ये कोई सोशल एग्रीमेंट या है ये, या फिर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के साथ में बनाया गई चीज है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ना है. ठीक है. नेक्स्ट, ए टेक्स अ सीट इन अ पब्लिक बस. बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? मीत को अपने कॉलेज जाना था, दौड़ के, और बेस्ट की बस जा रही थी, उसमें दौड़ के चढ़ गया और सीट पकड़ ली. तो क्या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना बेस्ट बस वाले और मीत के बीच में? क्या किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बना मीत? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना या फिर कुछ और बना? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना. तुम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेस्ट बस सर्विस और मीत के बीच में. मीत को जहां पर भी ट्रैवल करना है बेस्ट बस सर्विस पहुंचाएगी और बदले में मीत उनको पैसा देगा. फोकट में तो कोई किसी को सवारी नहीं करवाता है यार. ठीक है. तो सर क्या एक भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ? नहीं. ये जाके देखो बस वाले ने रोकी तो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, आ जाओ सवारी कर लो. कोई शब्द यूज नहीं किया. एक्शंस, उसने रोका अपनी बस को. बस स्टैंड पे रोकते हैं ना, बस स्टैंड बने हुए होते हैं उन पे रोकते हैं. इम्प्लाइड ऑफर है, आ जाओ चढ़ जाओ सवारी कर लो और पैसे दे देना. ये भी चढ़ गया और सीट पे बैठ गया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर लिया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड. तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. दैट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. दैट ये ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल कराएंगे इसको और ये उनको पैसा देगा. बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो. सिंपल है ना. चाय की थड़ी पे चाय रखी हुई थी. थड़ी समझते हो? थड़ी मीन्स ऐसा छोटा सा स्टॉल जिसपे चाय बेचता है कोई. तो चाय की थड़ी पे उसने चाय भर के रख दी. इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, आ जाओ चाय पी लो और पैसा दे जाना. तुम जाते हो, एक कप उठाते हो और पी लेते हो. तो दैट मीन्स इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टी. समझ में आ गया? यस सर, वेरी इजी. दिमाग लगाने की बात है. A chartered accountant, a chartered accountant promises to help his friend to file his return. देखो यदि वो पैसा लेके रिटर्न फाइल कर रहा है तो बिल्कुल ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस एग्रीमेंट है. लेकिन यदि वो अपने फ्रेंड की जस्ट हेल्प कर रहा है, बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं ले रहा है, तो सर फिर दोनों पार्टीज के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है. तो यहाँ कोई मतलब है ना, सोशल एग्रीमेंट टाइप कुछ बन रहा है. ठीक है. यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है. बात समझ में आ गई? यदि आप जस्ट हेल्प करने की बात कर रहे हैं तो. चलिए नेक्स्ट. ये क्वेश्चन अभी नहीं करने का है. चलिए
देखो पहले में क्या आंसर दिया, कुछ अलग दिया है क्या? देखो इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट का क्या दिया इन्होंने? A engages B to do certain work and remuneration to be paid as fixed by C। सर कॉन्ट्रैक्ट तो है, अपन तो कह रहे थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अब इम्प्लाइड कैसे बता रहे हैं? ये नहीं, ये तो थर्ड का है, सॉरी अपन को फिफ्थ का देखना है, फिफ्थ का देखना है। इट इज अ वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, देखो फर्स्ट का आंसर है इट इज अ वैलिड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड लास्ट वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हेल्प कर रहा है, तो सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। बस वाले में इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, देखो वही लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड यूज नहीं लिया है। और फिफ्थ का बी क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ का बी क्या क्वेश्चन था कि ए एंड बी प्रोमिसेस टू पे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर मेड्स सन। ये सोशल एग्रीमेंट है, कोई दोनों पार्टीज को कोई कंसिडरेशन थोड़ी मिल रहा है, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यही अपन ने भी निकाले थे, चारों सही निकाल लिए अपन ने, ठीक है। तो इसी के साथ में आपके और क्वेश्चंस ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये कर लिया, ये सब कर लिए हैं अपन ने, ये सब कर लिए हैं, सब कर लिए हैं अपन ने। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स, ये तो आपको वहां पर बताया हुआ है, ये सब कर लिए हैं, ठीक है, सब हुए हुए हैं। चलिए मैंने मॉड्यूल में कुछ नए पार्ट्स और ऐड किए हैं, छोटी छोटी चीजें, वो आज मैं मॉड्यूल आपको भेज दूंगा, आज या कल में दिखाता हूँ आपको, रुको। सबसे पहले तो एक ये डायग्राम ऐड किया है तुम लोग की कन्वीनियंस के लिए। क्या डायग्राम ऐड किया है कि सर सेक्शन 1 to 75, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। एक तो वीडियो ऑन कर लो सब जने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूज्ड टू बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आज भी तुम्हारे कोर्स में है। सेक्शन 76 to 123 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जब कोई बंदा कोई चीज खरीद रहा है और कोई बंदा कोई चीज को बेच रहा है, गुड्स को, गुड्स मींस मूवेबल आइटम्स, तो दोनों क्या कर रहे हैं? उस चीज को खरीदने और बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पहले ये प्रोविजंस थे किसी भी मूवेबल आइटम को खरीदने और बेचने से रिलेटेड। लेकिन जब देखा गया कि ये अपने आप में इतनी एक शानदार फील्ड बन रही है कि इसके लिए अलग से अब एक एक्ट की जरूरत है, तो ये सेक्शंस को रिपील किया और नया एक्ट बनाया, कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि रूट्स कहां पर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, जो अपन बाद में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करने के बाद में। सोगा की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की रूट्स कहां पर है? कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की रूट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, क्योंकि वो बनता तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, एक मूवेबल आइटम को परचेज और सेल करने के लिए बायर और सेलर के बीच में, ठीक है सर। तो ये सेक्शंस यहां से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिए गए और नया एक्ट बनाया 1930 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 124 to 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल प्रिंसिपल्स तो हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे लगते ही लगते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, ठीक है, एंड एजेंसी, ये 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। पहले ये सीए इंटर में थे, अभी ये कहां पर आ गए? सेक्शन 124 to 238 जो है ये आपके सीए फाउंडेशन में आ गए हैं, और ये आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है और आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ में। सेक्शन 239 to 266 रिपीट, पहले 4 दोस्त, दो या दो से अधिक दोस्त मिलकर पार्टनरशिप बनाते थे, तो वो उनके बीच में क्या होता था? एक तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता था। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ दिए हुए थे? पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फिर इन सेक्शंस को देखा गया कि जब यार ये बहुत ज्यादा अच्छे मतलब यूज में आ रहे हैं और ये स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है, तो इनको यहाँ से हटाया, रिपील किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और एक नया एक्ट बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। है तो आज भी कॉन्ट्रैक्ट ही, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस तो वैसे भी लगेंगे ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, ठीक है। तो सर इनडायरेक्टली आज आपको ये चारों पढ़ने हैं, बस एक्ट का नाम अलग अलग हो गया है। एक तो ये बताया मैंने तुमको, दूसरा ये जो अपना ट्री जो अपन बनाते हैं वो मैंने यहाँ पर एक नया डाल दिया है तुम्हारी सुविधा के लिए। नेक्स्ट सर एक चीज नहीं आई है, क्या नहीं आई है?
कि सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये नया आया है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये नया आया है। आइए इसको करते हैं कि सर मीनिंग कहाँ चला गया अपना करण फारिया, कहाँ चला गया भाई? ये रहा सॉरी पढ़ना चालू कर। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस डाल दिया है मॉड्यूल में, तो क्या डिफरेंस है आओ पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़। meaning in agreement every promise and every set of promises forming the consideration for each other. डेफिनेशन दे दी है। एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। वेरी सिंपल। स्कोप पढ़। It's a wider term including both legal and social agreement. देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट सब सब पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट में तो बिजनेस एग्रीमेंट भी आते हैं, सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट तो उसका एक छोटा सा सब पार्ट है बस। पढ़ इसको कॉन्ट्रैक्ट को। It is used in an with the specification that contract is only legally enforceable agreement. केवल ऐसे एग्रीमेंट्स जो लॉ में एनफोर्सेबल होते हैं, लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं, उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत नैरो फॉर्मेट है एग्रीमेंट का। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ भाई। Agreement, it may not create legal obligation. An agreement does not always grant rights to the parties. देखो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाए। अपन पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही करे। सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। हर पार्टी को कुछ ना कुछ राइट्स देता ही है। ठीक है, नेचर। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं और सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं असेंशियल एलिमेंट्स पे। मैं आपको कहता था ना 11 है, मैंने इसमें एक बढ़ाया है। तुम्हारे मॉड्यूल में भी 11 दिए हुए हैं। एक तो मैंने चेंज किया है कि सर जो सेक्शन 10 के अंडर दिए गए 6 हैं वो यहाँ सेक्शन 10 के नीचे मेंशन कर दिए, और जो नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल वो यहाँ पर 7 to 12 में मेंशन कर दिए। तुम्हारे मॉड्यूल में ये वाला नहीं दिया हुआ है कंसेंसस एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। एक बत्ता लिख दोगे एक ज्यादा लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कैटेगराइज कर दिया कौन से सेक्शन 10 से आ रहे हैं, कौन से सेक्शन 10 के अलावा से आ रहे हैं। बाकी के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इधर उधर फैले हुए पड़े हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक चीज और ऐड करिए, सेक्शन 10 क्या है वो ऐड कर दिया है यहाँ पर। सेक्शन 10 पढ़ भाई। In terms of Section 10 of the Act, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void. मतलब क्या है कि सर ट्री का जो राइट हैंड साइड है जो मैं हमेशा बनाता हूं आप लोगों के, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल इफ दीज 5 थिंग्स आर प्रेजेंट। ये कहाँ से आ रहे हैं दीज 5 थिंग्स? दीज 5 थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम सेक्शन 10 जो अभी आपने डेफिनीशन पढ़ी है उधर से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 और क्या चेंज किए थे मैंने? थोड़े से मैंने ये पॉइंट्स बढ़ाए हैं। क्या नाम है? डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसमें समझाया हुआ सब है, तुमको थोड़ा सा लिखने में पॉइंट्स बढ़ाए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे को नंबर और अच्छे मिलेंगे। एक बार पढ़ना इस डिफरेंस को, बाकी सब सेम है। बाकी कोई बड़ी बातें नहीं है, सब बाकी सेम ही रखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये आज आपको थोड़ा सा एक आध चेंज और करके मैं भेज दूंगा। अब अपन
चैप्टर 1 आज फिनिश कर चुके हैं। सर कितने चैप्टर करने हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है। ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स किस में से आएगा? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आएगा। टोटल कितने चैप्टर है? कि सर 10 चैप्टर है। कहने को 10 है बाबा, धोखे में मत आना। करीब 14-15 चैप्टर है। 14 चैप्टर कम से कम है इसमें। सर ऐसे कैसे? क्योंकि ये जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन एक चैप्टर आ जाएगा, फ्री कंसेंट का दूसरा चैप्टर आ जाएगा, ऐसे करके इसके अंदर अंदर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक चैप्टर आ जाएगा। करीब 4 चैप्टर हैं इस चैप्टर नंबर 4 में। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो अपने को 13-14 चैप्टर यदि करेंगे तब जाके अपने को ये चीज फिनिश होगी। बहुत लंबा सफर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हमने अभी तक क्या किया है कि सर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से लेके कैसे खत्म होगा उसके बेसिक नियम क्या है वो पढ़ना स्टार्ट किया है। तो सर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ लिए। एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी 11-12 बातें क्या क्या होती हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑब्लिक लीगल रूल्स। ठीक है, तो ये बातें अपने को बेसिक समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मॉड्यूल में इन दोनों को मिला के एक चैप्टर दिया गया है। तुम्हारा जो सीए का मॉड्यूल है उसमें दोनों को मिला के एक चैप्टर दिया गया है। अपन तो इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे, पढ़ना आसान रहता है इसलिए। तो लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आइए शुरू करते हैं। ऑफर को क्या बोलते हैं? ऑफर को और क्या बोलते हैं सर? प्रपोजल भी तो बोलते हैं। आज हमारा नमित नहीं आया क्या? मुकुंद, मुकुंद मुकुंद, हाँ सर, बोलो ना। तेरा दोस्त कहाँ पर है? पता नहीं सर, मैंने कॉल नहीं किया, मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था तो कॉल नहीं कर पाया उसको। ठीक है। ऐसी क्या कोई छुट्टी? 17 तारीख से उसके एग्जाम है ना? हाँ सर। तेरे तो नहीं है? मेरे चालू है सर पेपर। चालू है? अरे बाप रे, डबल लोड लेके पढ़ रहा है। चलो, तो हमने ये पढ़ा था कि सर ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं। इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड प्रपोजल ही यूज लिया गया है। ऑफर तो हम डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं, पर क्वेश्चन में किसी भी से आ सकता है, ऑफर से भी आ सकता है, प्रपोजल से भी आ सकता है। क्या हमने, जब मैंने आपको नहीं पढ़ाया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस एक्चुअली चालू कहां से होती है? कि सर ऑफर देने से चालू होती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, promise plus consideration makes agreement, and agreement when legally enforceable it becomes a contract. An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement। पहला चैप्टर कर लिया। दूसरा चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें प्रॉमिस भी कवर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर कंसिडरेशन। चौथा चैप्टर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। पांचवा चैप्टर फ्री कंसेंट। छठा चैप्टर कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सातवां चैप्टर वॉइड एग्रीमेंट। ये सब चैप्टर्स हैं बेटा जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आठवां चैप्टर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब। उसके बाद में डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स चालू होएगा। ठीक है, 8-9 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें से अपन सेकंड चैप्टर अभी चालू करते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जहां तक ऑफर या प्रपोजल की बात है, वो मैंने आपको ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दोनों कराए हुए हैं। किसमें? इंट्रोडक्टरी पोर्शन में। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में मैंने आपको दोनों के डेफिनेशन कराई हुई है। पूंजी जैन, ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है या प्रपोजल की डेफिनेशन क्या होती है बताइए। छुपने की जरूरत नहीं है, मेन स्क्रीन पे आ जाइए, बताइए। जब भी T signifies to another
at least to make two, or at least to two parties to make a contract. ऑफर की डेफिनेशन बता, एज इट इज चाहिए मेरे को. व्हेन वन पर्सन, चालू यहां से होती है. व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, to do or abstain from doing something with a view. क्यों देते हैं सामने वाले ऑफर, सामने वाले को ऑफर क्यों देते हैं? with a view Okay. to take his assent, उसकी कंसेंट लेने के लिए ऑफर देते हैं. टुवर्ड्स सच एक्ट और एब्सटीनेंस, टुवर्ड्स सच एक्ट और टुवर्ड्स सच एब्सटीनेंस. कुछ करने के लिए ऑफर है तो टुवर्ड्स सच एक्ट, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर है तो टुवर्ड्स सच एब्सटीनेंस. द पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन. याद रखना है, ये डेफिनेशंस तो याद रखनी पड़ेंगी. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to take, with an intention or with a view to take his assent towards such act or towards such abstinence, the person is said to make a proposal or an offer to another person. इसमें से इसकी क्वालिटीज भी तो, एसेंशियल एलिमेंट्स भी तो ऑफर या प्रपोजल के निकाल के कितने सारे समझाए थे कि कम से कम दो जन होने. when one person signifies to another, पहली बात. yes, दूसरी बात, when one person signifies to another, signifies means offer needs to be communicated. ऑफर लेटर अपनी ड्रॉअर में डाल के, टाइप करके अपनी ड्रॉअर में डाल के भूल गए तो सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं किया. जब सामने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो वो क्या वैलिड ऑफर हुआ? नहीं सर. क्या उसे कोई एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं सर. जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो कोई एक्सेप्ट कैसे करेगा? दिमाग में सोच के या टाइप करके ड्रॉअर में डाल के ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होता है. When one person signifies to another his willingness, offer must be given with an intention to take the consent of another person. यदि तुमने प्लेन वनीला स्टेटमेंट दिया है, एक तो देते हो क्या आप मेरा घर 50 लाख में खरीदेंगे, ये तो डेफिनेटली ऑफर हुआ, क्यों मैं इसके प्रति आपकी एसेंट लेना चाह रहा हूं. एक मैं बोलता हूं मैं अपना घर किसी को भी बेच दूंगा जो मुझे 50 लाख रुपए दे, ये ऑफर नहीं है भैया, ये जस्ट एक प्लेन स्टेटमेंट है. देयर इज नो इंटेंशन टू टेक सामने वाले की कंसेंट. तो क्या ऑफर है और क्या नहीं है पढ़ के पता लगाना. ऑफर हम देते क्यों है कि सर हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है, हमने जो भी ऑफर दिया है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है, उसके प्रति सामने वाले की एसेंट या कंसेंट लेने की, टुवर्ड्स सच एक्ट और टुवर्ड्स सच एब्सटीनेंस. सच अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल और एन ऑफर टू अनदर. डेफिनेशन में से ही निकल के आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है. और एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन है भाई? करण फारिया तू बताएगा. When the person to whom the offer or proposal is made signifies his assent or gives his assent. बिल्कुल सही जा रहा है. When the person to whom the proposal is made, ए ने बी को प्रपोजल दिया है तो इसी को राइट है एक्सेप्ट करने का. When the person to whom the proposal is made, he signifies his assent, he also communicates his assent, the proposal is said to be accepted by this person. The proposal is said to be accepted. When a proposal or an offer is accepted, it becomes promise. ये हो गई promise की definition. Yes, याद रखना है भैया. अपने काम करो. A4 साइज के पेपर हर किसी के घर में अवेलेबल होंगे. निकाल लो रिम में से 5-10 पेपर, ऑफर की डेफिनेशन लिखो, उसी डेफिनेशन में से पॉइंट नंबर 1, 2, 3 मार्क करके नीचे पॉइंटर्स लगा लो कि इसमें से ये पॉइंट्स निकल के आए हैं. यहाँ लिख लो अपनी राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में, या नीचे उसमें से निकलने वाले पॉइंटर्स लिख लो, दीवार पे चिपका दो. ठीक है, दीवार पे मम्मी पापा डांटेंगे, तुम्ही से रगड़वा के दीवार पे लिखने को नहीं बोल रहा हूँ. तुम्हारा जो कोई अलमीरा हो उसके टेबल पे, उसकी अलमीरा की शेल्फ पे चिपका दो, जहाँ रोज नजर पड़े. स्टडी टेबल के पास में चिपका दो, तुम्हारा स्टडी रूम में चिपका दो, आते जाते नजर पड़ जाएगी. अच्छा 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा.
ये तरीके हैं, लोगों ने जिन्होंने पास्ट में तुम्हारे सीनियर्स जिन्होंने हमसे पढ़ा है वो ऐसे ही कर रहे थे। दीवार, अरे एक जने ने तो एक दिन कमरा बताया अपना कि सर मैं अपने कमरा दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा कैमरा, सब जगह पेपर्स लगे हुए थे उसके, सब जगह। सोता हूँ तो वहां से एक ऑफर या प्रपोजल का दिख जाता हूँ, बैठता हूँ तो वहां से कंसिडरेशन का दिख जाता है, लेटता हूँ नीचे जमीन पे बैठता हूँ तो नीचे एक पेपर दिख जाता है, वहां का रिवाइज हो जाता है, 1 मिनट लगा लेता हूँ। तो ये ट्रिक्स हैं भैया, ठीक है? करना चाहो तो डेफिनेटली करो, नहीं करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड चैप्टर को। लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पढ़ भाई करंट आ रही है। ऑफर की डेफिनेशन है हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एक बार चूंकि ऑफर का चैप्टर चालू हो रहा है इसको वापस पकड़ो। When one person, अच्छा, Section 2, subsection A of Section 2 of Contract Act defines proposal slash offer as when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal. जो अभी बताई थी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कम से कम दो जन चाहिए, नंबर वन। ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड। क्या? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग और अ नेगेटिव ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ये भी ऐसे भी ऑफर होते हैं। क्यों हम ऑफर कम्युनिकेट करते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस। सामने वाले की जैसा भी ऑफर है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, उसके लिए उसकी सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने का इंटेंशन के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। देन ही इज सेड टू मेक एन ऑफर और प्रपोजल। सिंपल है, समझाया हुआ है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे पढ़ गई। Thus, the offer consists of following two parts. A. Expression of one person's willingness to do or to abstain from doing something. ऑफर की डेफिनेशन में दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है, एक बंदा दूसरे बंदे को एक्सप्रेस कर रहा है अपनी इच्छा। क्या? कि आप कुछ करें या आप कुछ न करें, आप कुछ करें या आप कुछ न करें, ऐसी वो अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ वन पर्सन्स विलिंगनेस दैट अनदर पर्सन शुड डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? पॉइंट नंबर बी। Such expression should be made with a view to obtain the assent of the other person to such proposed act or abstinence. वो ऐसा ऑफर को इसलिए एक्सप्रेस कर रहा है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। सामने वाला जिसको ऑफर दिया है उसकी एसेंट या कंसेंट अपने ऑफर के लिए लेने के लिए कर रहा है। जो भी ऑफर है टुवर्ड सच प्रपोज्ड एक्ट, पॉजिटिव ऑफर है तो, और टुवर्ड सच प्रपोज्ड एब्सटीनेंस, नेगेटिव ऑफर है कुछ नहीं करना। एब्सेंट बोलते हैं ना, क्लास में अपन प्रेजेंट नहीं होते तो एब्सेंट। एब्सेंट एब्सेंट मींस नहीं है। एब्सटीनेंस मतलब नहीं है, कोई ऑफर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर है, ठीक है? तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सप्रेस करना अपनी विलिंगनेस। क्यों एक्सप्रेस करना? ताकि सामने वाले की कंसेंट लेने के इरादे के साथ में एक्सप्रेस करना, ठीक है? यदि इरादा ही नहीं है सामने वाले की कंसेंट लेने का, अभी बताया था मैं तो किसी को भी भेज दूंगा जो 50 लाख का। देखो, एक तो है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, क्या मेरा घर 50 लाख में खरीदते हो? यदि ये डेफिनेटली ऑफर है। यदि इस पे वाई ने ऑफर का एक्सेप्टेंस बोल दिया तो भाई साहब ठक करके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों? समझना, समझो, इधर देखो, सभी जने इधर देखेंगे कि सर क्या होता है पूरे ट्री में, बस इसी पार्ट का वेट हो रहा होता है। पूरे ट्री में ऑफर के साथ में क्या आता है, बस उसी पार्ट का वेट हो रहा होता है। जैसे ही वो पार्ट यहां आके लगेगा, क्या पार्ट? एक्सेप्टेंस वाला, वैसे ही वो प्रॉमिस बनेगा, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होगा तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट यदि लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन वो पांचों चीजें होंगी, पार्टीज कंप्लीटेड होगी, तो ठक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब केवल इस पार्ट का वेट हो रहा होता है, बाकी एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट होते हैं और केवल ये पार्ट की आने की वेट हो रही होती है,
तो जैसे ही ये पार्ट आता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, पूरा पूरा ट्री कंप्लीट होके बन जाता है या नहीं बन जाता है? यस। तो यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया कि आप मेरा घर 50 में खरीदेंगे, और जैसे ही इसने यस बोला, ये पार्ट यहाँ आके लगा, सारे एलिमेंट्स यदि हैं तो ये डेफिनेटली हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। और फिर बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बाद में मिस्टर एक्स मना नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं बेचना ना, अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब तेरे को बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्सेप्टेंस के आने की? नेक्स्ट सर, लेकिन यही मिस्टर एक्स यदि मिस्टर वाई को एक सिंपल प्लेन स्टेटमेंट देते, मैं तो अपना घर किसी को भी बेच दूंगा जो मुझे 50 लाख देगा, सर क्या ये ऑफर है? नहीं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इस पे मिस्टर वाई ने यदि एक्सेप्टेंस बोल भी दिया, चूंकि ये ऑफर था ही नहीं, इसमें कोई इंटेंशन था ही नहीं सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए, तो क्या ये यहां तक पहुंच पाएगा कॉन्ट्रैक्ट तक? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये कोई ऑफर था ही नहीं, देयर वाज नो इंटेंशन टू टेक सामने वाले की कंसेंट या एसेंट। हम तो सिंपली एक प्लेन स्टेटमेंट दे रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो यस और नो। हम तो सिंपली एक प्लेन स्टेटमेंट